हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं क्लास 8 का जो बच्चों सोशल साइंस का भी जो क्वेश्चन पेपर है बच्चों, अभी जो एग्जाम हुआ है हाफ ईयरली एग्जाम बच्चों है ना 2025-26 का। तो ये बच्चों मैं आप लोगों के लिए लाया हूं। ये जो है केंद्रीय विद्यालय का क्वेश्चन पेपर है बच्चों है ना। ये पूरी तरीके से जो नई वाली एनसीईआरटी है उस पर बेस्ड है बच्चों, ठीक है। तो इससे पहले कि बच्चों मैं स्टार्ट करूं, ये पूरा जो क्वेश्चन पेपर है बच्चों 60 मार्क्स का है बच्चों। आपको मैं चैप्टर्स बता देता हूं, इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं है ना, जो आपका नई नई वाला जो एनसीईआरटी है बच्चों है ना, एक्सप्लोरिंग इंडिया एंड सोसाइटी वाला है ना जो वो है। तो बच्चों वहां से जो है ना चैप्टर नंबर हो गया आपका 1 है ना, ज्योग्राफी जो है बच्चों। उसके बाद चैप्टर नंबर है बच्चों आपका 2 हिस्ट्री का जो है बच्चों है ना, रीसेपिंग इंडिया पॉलिटिकल मैप है ना। उसके बाद बच्चों आपका जो चैप्टर नंबर 5 है पॉलिटिकल साइंस है ना। तो ये 3 चैप्टर जो बच्चों यहाँ से जो है इसमें सवाल आए हैं, ठीक है। तो आपको ये 3 चैप्टर मतलब अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद जो है इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखिए, इसमें मैं आपको सारा जो क्वेश्चन है ना अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक एक करके, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला अगर आपका कल या परसों या एक हफ्ते बाद एग्जाम है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला सवाल क्या, देखिए ये एमसीक्यू टाइप है ना। पहला सवाल है द साइंस ऑफ ट्री एंड प्लांट केयर इन एंशिएंट इंडिया वाज कॉल्ड, है ना। इसमें क्या पूछ रहा है ना कि उस साइंस का नाम आपको बताना है, उस विद्या का नाम बताना है जिसमें कि बच्चों है ना कि पेड़ और जो प्लांट होते थे है ना, इनको जो है हमारे एंशिएंट इंडिया में ध्यान रखा जाता था। उस साइंस का नाम था बच्चों, देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, है ना, जो वृक्ष आयुर्वेद है। देखिए बच्चों, इसमें नाम में ही लिखा हुआ है, इसका जो आंसर है ना इसके नाम में, अगर आप जानते होंगे वृक्ष का मतलब क्या होता है, वृक्ष का मतलब होता है पेड़ है ना। तो वृक्ष आयुर्वेद जो है बच्चों ये इसका आंसर हो जाएगा ना। तो ये आपको याद रखना। सेकंड नंबर देखते बच्चों क्या, देखिए डैश बिकेम 100% ऑर्गेनिक स्टेट इन डैश, यानी कि बच्चों इसमें पूछ रहा है कि कौन सा राज्य जो है 100% ऑर्गेनिक स्टेट बन गया और कब बना बच्चों। तो इसका सही आंसर बच्चों, ये आपकी बुक का डायरेक्ट सवाल है। आपका जो एनसीईआरटी बुक है बच्चों, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पक्का ये पता होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। कब बना था बच्चों, 2016 में है ना। तो ये आपको याद रखना, आंसर इज सी नंबर जो ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड नंबर देखते बच्चों क्या है, देखिए थर्ड नंबर है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर इज अ मेजर इशू इन, है ना। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो ग्राउंड वाटर जो है वो बहुत बड़ा एक कैसे कह सकते हैं बच्चों कि एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है ना। कि कहाँ पर बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए ना कि जो पंजाब है बच्चों, इसका सही आंसर होगा पंजाब। पंजाब में हुआ क्या है बच्चों कि वहाँ पर जो है ना जो किसान लोग हैं वो इतना ज़्यादा जो है ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं कि अभी जो है वहाँ का ग्राउंड वाटर लेवल बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों पंजाब। तो ये आपको याद रखना बच्चों, ठीक है। फोर्थ नंबर देखते, देखिए द इक्ता सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, इक्ता सिस्टम जो है बच्चों किसने लाया था, किसने इंट्रोड्यूस किया। तो ये हो जाएगा बच्चों, सही आंसर है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत वाले जो थे बच्चों उन लोगों ने इक्ता सिस्टम लाया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। फिफ्थ नंबर पर बढ़ते बच्चों, देखिए फिफ्थ नंबर है मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें बच्चों देखिए आपको मैच करना है, इधर 4 है इधर भी 4 है बच्चों, इन चारों को मैच करना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इसमें अगर मान लीजिए फर्स्ट वाला आपको मान लीजिए नहीं भी आ रहा है ना, भाडला सोलर पार्क क्या है, देखिए सेकंड वाला तो आसान है बच्चों है ना, सेकंड और थर्ड भी आसान है। देखिए सेकंड जो है बच्चों सीमेंट, आप लोग जानते होंगे, आपने अगर अपना एनसीईआरटी पढ़ा होगा वहां पर एक टॉपिक भी दिया है सीमेंट के बारे में बच्चों है ना। तो सीमेंट जो है बच्चों एक पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री है ना, ये बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है। और टूना फिश जो है बच्चों आप लोग जानते होंगे ये ओशन इकोसिस्टम बैलेंस बनाता है, ठीक है। तो यानी कि बच्चों 1 का जो ये सेकंड का जो है बच्चों ए हो जाएगा और थर्ड का डी हो जाएगा। तो आप देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है, सेकंड का ए थर्ड का डी। तो बच्चों देखिए एक ही ऑप्शन है, ये देखिए है ना, सेकंड का ए और थर्ड का डी। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकी देखिए 1 का हो जाएगा सी, यानी कि 1 का हो जाएगा सी है ना, भाडला सोलर पार्क राजस्थान में है। और ये ओवर पंपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर ये पंजाब में। अभी मैंने आपको पीछे भी बताया बच्चों है ना कि ग्राउंड वाटर जो है ना बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है पंजाब में। तो ये आपको याद रखना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है, ठीक है। अगला सवाल देखते बच्चों 6 नंबर, देखिए क्या 6 नंबर कह रहा है ट्रू और फॉल्स, ठीक है। इसमें आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, कौन सा सही है कौन सा गलत, ठीक है। देखिए स्टेटमेंट है फर्स्ट कि कोल इज अ रिन्यूएबल सोर्स है ना, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। तो ये बच्चों गलत है, बिल्कुल गलत है बच्चों, ये फॉल्स है। क्यों गलत है, देखिए आप लोग जानते हैं ना कोल एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स है ना, जिसको कि बनने में बहुत लंबा समय तो लगता है, लेकिन एक ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, ये रिन्यूएबल नहीं है, ये याद रखना है बच्चों, ये एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स है ना। उसके बाद देखिए बच्चों सेकंड नंबर है महाराजा रंजीत सिंह स्टैब्लिश द सिख अंपायर, है ना बच्चों। तो ये भी देखिए बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बच्चों, आपको याद रखना है कि जो सिख अंपायर इसकी स्थापना महाराजा रंजीत सिंह ने की थी, ठीक है। तो इसका आंसर ये ट्रू है बच्चों, ये जो है स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, ठीक है बच्चों। देखिए 7th नंबर है द रिसोर्स कर्स रेफर्स टू, है ना। रिसोर्स कर्स जो है ये क्या होता है, तो रिसोर्स कर्स का मतलब होता है बच्चों, अगर मैं आम भाषा में कहूँ या सिंपल शब्दों में कहूँ बच्चों, तो रिसोर्स कर्स का ये मतलब होता है कि मान लीजिए किसी देश में बहुत सारा, किसी जगह में या किसी देश में बहुत सारा नेचुरल रिसोर्स है। इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो देश बहुत रिच
होगा, है ना। जरूरी नहीं है कि वो रीच होगा, है ना। अगर वहाँ के लोगों को पता नहीं है कि उस रिसोर्स को कैसे यूज करना है तो फिर वो देश रीच नहीं होगा। तो इसका ये हो जाएगा आंसर बच्चों बी, एबंडेंस ऑफ रिसोर्स लीडिंग टू स्लो डेवलपमेंट, है ना। कि किसी भी देश में बहुत सारा रिसोर्स है लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो रहा, यानी कि वहाँ के लोगों को पता नहीं है, आइडिया नहीं है कि कैसे रिसोर्स का इस्तेमाल करना है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 8 नंबर देखते बच्चों, देखिए 8 नंबर है मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते। लोकसभा का जो मेंबर है वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। तो इनको कौन चुनते हैं बच्चों, तो इनको चुनते हैं एमएलएस जो होते हैं ना, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं जिनको हम लोग बच्चों एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना। तो इनके जो मेंबर्स होते हैं बच्चों, है ना, वो चुनते हैं, ये आपको याद रखना है, एमएलएस जो होते हैं ना, ठीक है। 9 नंबर पर बढ़ते बच्चों, देखिए 9 नंबर है, ठीक है। 9 नंबर है बच्चों, विच वाज द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो ये आपको याद रखना है, कुल 5 डायनेस्टी है बच्चों, आपको याद रखना है। पांचों डायनेस्टी का मैं आपको नाम बता रहा हूं। पहला है बच्चों, पहला जो डायनेस्टी है उसका नाम है स्लेब या मामलुक डायनेस्टी भी उसको कहते हैं, है ना। दूसरा जो है बच्चों आपको याद रखना है वो है खिलजी। तीसरा जो है बच्चों वो है तुगलक। चौथा जो है बच्चों वो है सैयद। और पांचवा जो है बच्चों वो है लोधी डायनेस्टी। तो इसमें पूछ रहा है पहला डायनेस्टी कौन सा, पहला है बच्चों मामलुक या स्लेव डायनेस्टी, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अगला सवाल पे देखते बच्चों, देखिए कुल, है ना, ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखिए इसमें आपको मैच करना है ना, इसमें 2 कॉलम बने हुए, इसमें मैच करना। देखिए पहला है अकबर। अकबर आपको पता होगा बच्चों, अकबर ने जो है बच्चों सुलेह कुल की जो पॉलिसी है इसको लाया था, ठीक है। बाबर आपको पता होगा बच्चों, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, है ना, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होता है जिसमें कि बाबर जीत जाता है और जो है मुगल डायनेस्टी की स्थापना होती है, ठीक है। औरंगजेब क्या हो जाएगा बच्चों, आपको पता होगा, री इम्पोज्ड जिजिया टैक्स, यानी कि जिजिया टैक्स को फिर से इम्पोज करता है, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक आपको पता होगा, इसने अपनी राजधानी को दिल्ली से जो है दौलताबाद, जो कि आज का महाराष्ट्र है, वहां पर उसने चेंज किया था। यानी कि बच्चों इसका सही आंसर जो होगा 1 का सी, है ना, 2 का ए, यानी कि ये वाला देखिए 1 का सी, 2 का ए, 3 का डी और 4 का बी, है ना। जो डी वाला है बच्चों ये जो है दिस इज द करेक्ट आंसर, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं बच्चों, देखिए अगला सवाल है विच अंपायर डिक्लाइंड आफ्टर द बैटल ऑफ तालीकोटा इन 1565। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। आपको ये भी पूछा जा सकता है बैटल ऑफ तालीकोटा कब हुआ था, ठीक है। तो आपको याद रखना ये किसके किसके बीच हुआ था, कब हुआ था और ये क्यों इंपॉर्टेंट है ना। तो ये तीनों चीज याद रखना है। तो आपको याद रखना है बच्चों कि इस युद्ध के बाद जो है जो विजयनगर अंपायर था ना, विजयनगर जो इतना बड़ा साम्राज्य था बच्चों, वो पूरी तरीके से कमजोर पड़ जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विजयनगर, है ना। तो ये आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड नंबर, ये 12 नंबर क्या है बच्चों, देखिए वोटर आईडी कार्ड इन इंडिया इज ऑफिशियली नोन एज, है ना। वोटर आईडी कार्ड को हम लोग ऑफिशियली क्या कहते हैं बच्चों, तो इसका जो सही आंसर है वो है बी बच्चों, है ना। इसको हम लोग इपिक भी कहते हैं। इपिक का फुल फॉर्म होता है इलेक्टर्स, है ना, फोटो आइडेंटिटी कार्ड। तो ये भी हम लोग इसको कहते हैं ना बच्चों, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं बच्चों 13 नंबर क्या, देखिए हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर एससीज एंड एसटीज इन लोकसभा। ये सारे बच्चों आपके जो सिविक्स है ना, जो चैप्टर 5 है पॉलिटिकल साइंस, है ना, वहां से ये सवाल आए, ठीक है। तो बच्चों ये डायरेक्ट आपके बुक का सवाल आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, है ना, कि हमारे देश में कह रहा है एससीज और एसटी के लिए जो है लोकसभा में कितने सीट रिजर्व है। तो सही आंसर होगा बच्चों 84, है ना। 84 एससीज के लिए और एसटी के लिए बच्चों 47 है। तो इसका सही आंसर है ए, ठीक है। 40 नंबर देखते बच्चों क्या, देखिए द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज, है ना। इलेक्शन कमीशन जो हमारे देश में है बच्चों ये क्या है, ये एक जुडिशियल बॉडी है, एग्जीक्यूटिव है, स्टेटरी है या कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो बच्चों इसका आंसर है कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब होता है बच्चों वो बॉडी जिसको की पावर जो है कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है। यानी कि बच्चों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बच्चों एक आर्टिकल है बच्चों 324, ठीक है। 324 जो है वहां पर जो है बच्चों ये बताया गया है इसके बारे में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है। कि एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा, है ना, उसका काम होगा कि देश में जो है चुनाव वगैरह उसको कंडक्ट कराना, ठीक है। तो इसका सही आंसर है बच्चों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। 50 नंबर देखते हैं बच्चों क्या, देखिए व्हाट इज द रोल ऑफ एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी इन अ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो किसी भी देश में बच्चों, किसी भी देश में या कहीं पर भी डेमोक्रेसी है तो वहां पर जुडिशियरी का, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी का क्या रोल है। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ये सी नंबर, है ना, कि टू इंश्योर लॉज एंड फॉलो, है ना, आर फॉलोड एंड गिव जस्टिस, है ना, कि कानून जो है इसको सब लोग पालन करें, एक तो ये चीज, और दूसरा लोगों को न्याय देना, है ना, ये हो जाएगा इसका सही आंसर बच्चों, ठीक है। देखिए क्रिएशन ऑफ लॉ तो आपको पता है बच्चों ये किसका काम होता है, ये होता है लेजिस्लेचर का। इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ जो होता है बच्चों ये होता है एग्जीक्यूटिव का, है ना। और टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ये कौन, ये तो हम लोग करते, लोग करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, है ना, न्याय देना। तो ये आपको याद रखना, ठीक है। बहुत ही आसान आसान सवाल आए हैं, ठीक है।
60 नंबर देखते हैं, विच सिस्टम अलाउड मनी ट्रांसफर विदाउट कैरिंग कैश। ठीक है बच्चों, तो ये इसका सही आंसर होगा बच्चों हुंडी सिस्टम। ये आपका हिस्ट्री से सवाल आया, ठीक है, हुंडी सिस्टम जो है, ठीक है, ये आपको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। ये आपका जो सबसे लास्ट टॉपिक था ना, मैं आपको बता देता हूँ, चैप्टर सेकंड का जो सबसे लास्ट टॉपिक था पीपल्स लाइव वाला, वहाँ से ये सवाल आया, ठीक है। एक बार इसको आप जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हुंडी सिस्टम क्या है। ये आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि हुंडी सिस्टम क्या था, है ना, किस समय का था ये, तो ये आपको डायरेक्ट भी सवाल आ सकता है। 70 नंबर देखते बच्चों, देखिए विट्ठाला या विरूपक्ष टेम्पल जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है बच्चों, आपको पता होगा, है ना। ये जो है आपका विजयनगर की जो राजधानी थी जिसका नाम है हम्पी, है ना, हम्पी में ये लोकेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, ठीक है। 18 नंबर देखते बच्चों, क्या देखिए, द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वाज फाउट बिटवीन। हल्दी घाटी का जो युद्ध होता है बच्चों, ये किसके किसके बीच में होता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, आपको याद रखना है, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में होता है। कब होता है ये भी याद रखना है ना, 1576 में। और कौन जीतता है बच्चों, तो अकबर जीत जाता है इसमें, 1576 में होता है बच्चों, ये भी याद रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों, ये सेक्शन बी, सेक्शन ए खत्म हो गया, सेक्शन ए में सारे ऑब्जेक्टिव थे, कुल 18 ऑब्जेक्टिव थे बच्चों, है ना। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं ना, ये जो है सेक्शन बी में, इसमें बच्चों देखिए 2-2 मार्क्स के ये सवाल है, ठीक है, 3 सवाल है बच्चों, यानी कि कुल 6 मार्क्स के टोटल, है ना। देखिए इसमें कह रहा है व्हाट वाज इक्ता सिस्टम। देखिए बच्चों इक्ता सिस्टम क्या था आपको पता होगा, ये हिस्ट्री का सवाल है ना, आपका जो सेकंड चैप्टर है। इक्ता सिस्टम बेसिकली बच्चों दिल्ली सल्तनत में जो एडमिनिस्ट्रेशन था ना, वहाँ का ये एक सिस्टम। इसमें होता क्या था बच्चों, इसमें जो है ना, जो अलग अलग अधिकारी होते थे, ऑफिशियल्स होते थे बच्चों, है ना, जो एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते थे बच्चों, है ना, तो उनको जो है बच्चों क्या किया जाता था, लैंड दिया जाता था, और उस लैंड को हम लोग इक्ता कहते थे। उस लैंड से बच्चों जितना भी टैक्स वगैरह कलेक्ट होता था वो उनको रखना होता था, और कुछ टैक्स जो है वो जो है बच्चों उनको मतलब राजा को भी देना होता था, है ना। तो इस तरीके का जो सिस्टम था बच्चों, इसको हम लोग इक्ता सिस्टम कहते हैं, ठीक है। ये बहुत ही मतलब आपके बुक में बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है बच्चों, है ना। जो आपका जो दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन वाला टॉपिक है ना, लास्ट जो टॉपिक है लास्ट में, तो वहां पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा, अच्छे से इसको पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए व्हाट इज एन इलेक्टोरल सिस्टम, ये और करके बच्चों, यानी कि आपको इसमें से 19 में जो है या तो फर्स्ट वाला पार्ट बनाना या दूसरा वाला, है ना, कोई भी आप लिख सकते हैं आंसर। इलेक्टोरल सिस्टम क्या होता है बच्चों, ये जो होता है ना इलेक्शन का जो सिस्टम है, इसी को इलेक्टोरल सिस्टम कहते हैं ना। हमारे देश में आप जानते हैं कि एक इलेक्शन का सिस्टम है जिसमें कि बच्चों हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं ना, और वो जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो हमारे लिए कानून वगैरह बनाते हैं, हमारे लिए डिसीजंस लेते हैं। तो इसी चीज़ को बच्चों हम लोग इलेक्टोरल सिस्टम कहते हैं ना, जो इलेक्शन का जो सिस्टम है ना, कितने साल पे होता है, हर एक 5 साल पे हमारे देश में होता है लोकसभा का इलेक्शन, है ना। तो इस तरह से आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं ना। ये 2 मार्क्स का सवाल है। 20 नंबर देखते हैं बच्चों, राइट एनी 4 पॉइंट्स अबाउट फॉसिल फ्यूल। बच्चों देखिए फॉसिल फ्यूल के बारे में आपको 4 पॉइंट बताने, तो आप लोग जानते होंगे फॉसिल फ्यूल क्या होता है। फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं बच्चों, ये एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स होता है, पहले तो ये आप लिख सकते हैं। फिर बता सकते हैं बच्चों फॉसिल फ्यूल्स होते क्या है ना, जो कि प्लांट या एनिमल्स जब मर जाते हैं बच्चों, है ना, तो उसके बाद जो उसके रिमेन्स होते हैं ना, जो जब वो ज़मीन के अंदर चले जाते हैं बहुत सालों के बाद जो है बच्चों, है ना, बहुत ज़्यादा हीट, बहुत ज़्यादा प्रेशर, इन सब की वजह से जो है ना, जो मरे हुए प्लांट्स या एनिमल्स थे वो धीरे धीरे कोल और पेट्रोलियम में, इन सारी चीज़ों में चेंज हो जाते हैं बच्चों, है ना। तो ये आपको याद रखना, इसी को फॉसिल फ्यूल कहते हैं, है ना। ये जो होता है नॉन रिन्यूएबल सोर्स होता है बच्चों, आपको याद रखना है ना, और इसको बनने में बहुत लंबा समय होता है, ये लिमिटेड होते हैं, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं बच्चों, है ना। और इसको अगर हम लोग यूज करें तो ये हमारे नेचर को हार्म भी करता है, पॉल्यूशन भी कॉज करता है, तो ये एक पॉल्यूशन का भी सोर्स। इस तरीके से बच्चों आप 3-4 पॉइंट आराम से अच्छे से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। 21 देखते बच्चों, देखिए मेंशन अबाउट एनी 2 वर्क्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए बच्चों ये आपका हिस्ट्री का डायरेक्ट सवाल है। इसमें बच्चों आपको पूछ रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था बच्चों दिल्ली सल्तनत वाले में, है ना, आपने पढ़ा होगा आपकी किताब में, उसका कोई 2 काम बताना है बच्चों। तो आपके बुक में 2 काम दिया हुआ है। एक काम तो बच्चों ये था कि उसने अपनी राजधानी को चेंज कर दिया था ना, उसने अपनी राजधानी को दिल्ली जो है ना, दिल्ली थी पहले, वहां से उसने दौलताबाद यानी कि जो आज का महाराष्ट्र है वहां पर बदल दिया था, है ना। तो उसको लगता था कि बच्चों की है ना कि जो दौलताबाद है वो थोड़ा सा सेंटर में है, वहां से जो है वो नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, पूरे भारत पर अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा, उसको ऐसा लगता था। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं हो पाया, वापस जो है उसको अपना डिसीजन चेंज करना पड़ता है, कुछ सालों के बाद जो है वो वापस दिल्ली आ जाता है। तो एक तो पॉइंट आप ये लिख सकते हैं बच्चों, है ना, एक पॉइंट में, एक काम में ये लिख सकते हैं कि उसने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद बदला था। दूसरा जो वर्क है बच्चों वो ये लिख सकते हैं आप, है ना, कि उसने जो है टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस किया था, है ना। आपको पता होगा कि जो गोल्ड और सिल्वर है बच्चों वो बहुत ही कम हो जाता है ना, एक तरीके से, है ना, उसका जो सप्लाई है वो बहुत कम हो जाता है, इसलिए उसने क्या किया बच्चों, कॉपर का करेंसी जो है वो इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, जिसका कि वैल्यू जो होगा गोल्ड और सिल्वर के इक्वल होगा। तो इसको बच्चों बोलते हैं हम लोग टोकन करेंसी। और ये दोनों चीज़ जो है बच्चों, ये दोनों जो उन्होंने चेंज किया था, ये दोनों जो है फेल हो जाता है ना। ये दोनों पॉलिसी जो भी दोनों वर्क था ये दोनों चेंज मतलब फेल हो जाता है बच्चों। तो ये आपको अच्छे से इसको लिख देना, ठीक है। सी पार्ट में बढ़ते बच्चों, सेक्शन सी जो है इसमें 3-3 मार्क्स के सवाल है बच्चों। देखिए कुल 3 सवाल है, यानी कि 9 मार्क्स की ये पूरे सेक्शन है ना। देखिए इसमें पहला जो है बच्चों, डिस्टिंग्विश बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है, ठीक है। तो देखिए बच्चों लोकसभा क्या है, सबसे पहला जो पॉइंट आप लिख सकते हैं, लोकसभा को बच्चों लोअर हाउस भी कहते हैं,
राज्यसभा को जो है बच्चों हम लोग अपर हाउस कहते हैं, है ना। दूसरा पॉइंट जो आप लिख सकते हैं बच्चों की लोकसभा जो है बच्चों आपको याद रखना है ना, वो एक टेम्पोररी हाउस है, यानी कि 5 साल के बाद जो है वो खत्म हो जाता है, फिर से जो है उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाते हैं ना। लेकिन बच्चों राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, ये 2 पॉइंट लिख दिया, है ना। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं बच्चों की लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, है ना। जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा के वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, जबकि राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं बच्चों आपको याद रखना है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं ना। उसके अलावा बच्चों लिख सकते हैं कि लोकसभा जो है बच्चों, है ना, उसके मेंबर्स कितने हैं, उसमें कुल 543 अभी जो हमारे देश में है ना 543 जो है मेंबर्स हैं, मतलब एमपीज़ हैं, और राज्यसभा में बच्चों अभी कुल जो है 245 एमपीज़ हैं। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं बच्चों, है ना। इस तरीके से आप अच्छे से इसको लिख सकते हैं, अच्छे से समझा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो आपको अच्छे से एक लाइन बना दीजिएगा, है ना, और इसको बांट करके अच्छे से लिख दीजिएगा, ठीक है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। 23rd नंबर देखते बच्चों क्या, मेंशन अबाउट द स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चरल फीचर ऑफ विजयनगर अंपायर। इसमें बच्चों बेसिकली आपको जो विजयनगर अंपायर था ना आपने पढ़ा है ना, आपके जो साउथ इंडिया में यानी कि आज का जो कर्नाटका है बच्चों, है ना, उसकी जो राजधानी हम्पी थी, तो बच्चों वहाँ का स्कल्पचर और जो आर्किटेक्चरल फीचर्स इसके बारे में बताना है बच्चों। तो इसमें बच्चों आपको आप हम्पी का एग्जाम्पल लेकर अच्छे से बता सकते हैं, आपको मैंने अभी बताया भी विरूपक्ष टेम्पल वगैरह, है ना, ये सब जो था बच्चों इसके बारे में बच्चे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा जो है बच्चों आप उस समय का जो है ना जो हम्पी था, हम्पी इसको अच्छे से पूरा आपको डिस्क्राइब करना है कि हम्पी जो था वो किस तरीके से इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल सेंटर था बच्चों। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े मंदिर थे, है ना। उसमें आप कृष्णदेव राय का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कृष्णदेव राय जो है उन्होंने, है ना, क्या क्या काम किया। तो इस तरीके से बच्चों आप इसको बहुत ही अच्छे से आंसर इसका लिख सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। उसके बाद देखिए बच्चों इसका और में क्या दिया, और में दोनों में बता देता हूँ आपको, ठीक है। और में आप चाहे तो दोनों में से कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है कि व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, हाउ इज इट इज इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी। देखिए बच्चों यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है आपको पता होगा, है ना। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि जितने भी लोग हैं, है ना, जितने भी लोग हैं बच्चों जो कि एडल्ट हैं, जो कि 18 या 18 से अबव हैं, वो चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, है ना, मेल हो फीमेल हो, है ना, या फिर पढ़े लिखे हो ना हो, है ना, तो सबको जो है बच्चों बराबर जो है वोट का राइट है ना। और सब लोगों का जो वोट का वैल्यू होगा बच्चों एक होगा। इसी को बच्चों हम लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं ना, यानी कि सिंपल शब्दों में कहें तो 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, है ना। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है बच्चों, ये देखिए ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है। इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी आपके डायरेक्ट बुक से सवाल मतलब जो मतलब क्वेश्चन आया बच्चों, है ना। तो इंपॉर्टेंट इसलिए बच्चों आप इसमें 3-4 पॉइंट लिख सकते हैं। पहला चीज़ तो ये इक्वालिटी को इंश्योर करता है ना, एक तरीके से वो बच्चों पूरे देश में जो है इक्वालिटी जो है उसको प्रमोट करता है कि सब लोग जो इक्वल है ना, क्योंकि सबके वोट का वैल्यू सेम है, सबको एक ही वोट मिला है। दूसरा आप ये लिख सकते हैं बच्चों कि इससे जो पीपल है वो पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, लोग जो है पार्टिसिपेशन जो है उसका वो बढ़ता है बच्चों डेमोक्रेसी में। कैसे, क्योंकि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो हमारे, है ना, वो जो है हमारे लिए डिसीजन लेता है। तीसरा आप ये भी लिख सकते हैं बच्चों कि हम अपना प्रॉब्लम जो है खुद से सॉल्व करते हैं ना, एक तरीके से, है ना। जैसे मान लीजिए क्या होता है कि मान लीजिए कहीं पर कुछ प्रॉब्लम है तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे बातें करके, है ना, उनको बताकर अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों कोऑर्डिनेशन को बढ़ाता है, पार्टिसिपेशन को बढ़ाता है ना, लोगों का जो इक्वालिटी है उसको प्रमोट करता है ना, और डेमोक्रेसी को और ज़्यादा मजबूत करता है बच्चों। ये सारे पॉइंट्स आप अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। देखिए बच्चों ये जो सोशल साइंस का सब्जेक्ट है ना, इसमें जितना आप अपने शब्दों में लिखेंगे ना उतना आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या आपको रटना नहीं होता है ना, आपको अपने शब्दों में लिखना है, क्योंकि जो टीचर है ना वो ये चेक करता है कि, है ना, बच्चा जो है उसने समझा कितना है ना। तो इस तरीके से बच्चों आपको अच्छे से अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। 24 नंबर देखते बच्चों, इसमें क्या कह रहा है, राइज, है ना, राइट अ नोट अबाउट द राइज ऑफ सिख ड्यूरिंग द मुगल। इसमें बेसिकली बच्चों, है ना, आपको राइज ऑफ सिख के बारे में एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो बच्चों इसमें आप सारा चीज़ स्टार्टिंग से बता सकते हैं ना कि किस तरीके से जो है सिख का उदय होता है। तो इसमें आप लोग गुरु नानक से स्टार्ट कर सकते हैं कि गुरु नानक देव जी जो थे उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की, है ना, क्योंकि ये भी आप बता सकते हैं ना। फिर उसके बाद इसका क्या क्या मतलब मेन फीचर्स था वो थोड़ा बता सकते हैं आप बच्चों, है ना। फिर गुरु गोविंद सिंह के बारे में बता सकते हैं, है ना, कि जो आखिरी गुरु थे, 10th गुरु थे, लास्ट गुरु थे बच्चों, है ना, और उन्होंने खालसा पंथ जो है उसकी शुरुआत की। फिर आप रंजीत सिंह थे उसके बारे में बता सकते हैं बच्चों, है ना, महाराजा रंजीत सिंह। तो इस तरीके से बच्चों आप इसमें अच्छे से चाहे तो अच्छे से एक शॉर्ट नोट अच्छे से तैयार कर सकते हैं ना। यहाँ से आपका जो हिस्ट्री है वहाँ से ये डायरेक्ट सवाल है, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए सेक्शन डी जो है ना, इसमें जो है ये क्या है, इसमें बच्चों आपको जो है ना पैराग्राफ दिए गए हैं ना, कुछ सोर्सेज दिए गए हैं और इससे
इससे जो है कुछ कुछ क्वेश्चन है बच्चों, छोटे छोटे सवाल है। ये देखिए ये बहुत ही आसान है बच्चों, इसमें आपको कुछ करना नहीं, इसमें जो है ना सारा आंसर जो आपको इसी पैराग्राफ में मिल जाएगा, ठीक है। ये जो पैराग्राफ दिया है बच्चों, इसी को आप अच्छे से पढ़ेंगे ना तो ये आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप इसको खुद से कर सकते हैं। आप एक बार जो है ना बच्चों ये पूरा पैराग्राफ को पढ़िए और इसका आंसर खुद से अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर वगैरह पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बच्चों ये पूरा पैराग्राफ अच्छे से इसको पढ़िएगा, ठीक है। ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है। ये पूरा पैराग्राफ जो अच्छे से इसको पढ़ना है आपको और इसका आंसर करना है, ठीक है। 26 जो है बच्चों ये भी सेम वही है, ठीक है। ये जो है ये पॉलिटिकल साइंस का, ऊपर वाला जो था बच्चों ये है हिस्ट्री का, है ना। तो इसमें भी सेम वही करना है बच्चों। इसमें भी देखिए इसका सारा आंसर, जैसे ECI का फुल फॉर्म क्या है, सारा आपको आंसर इसमें मिल जाएगा बच्चों, ठीक है, ठीक है। उसके बाद बच्चों जैसे देखिए व्हाट इज फ्री एंड फेयर इलेक्शन, है ना। इस तरह का जितना भी सवाल है बच्चों, जैसे फर्स्ट इलेक्शन का हुआ तो देखिए डायरेक्ट आंसर है यहाँ पे, देख रहे हैं, डायरेक्ट इसका आंसर मिल जाएगा, आपको कहीं ढूंढना नहीं है ना। तो आप इसको आसानी से अच्छे से पढ़कर जो है पैराग्राफ आंसर कर सकते हैं। इसको एक बार अच्छे से पढ़िए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है फिर भी तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। लास्ट सेक्शन देखते हैं बच्चों, सेक्शन ई जो है, इसके बाद और एक है बच्चों, है ना, इसके बाद एक और है मैप वर्क जो है थोड़ा सा, ठीक है। तो सेक्शन ई में देखिए बच्चों ये 5-5 मार्क्स की बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको अगर आप एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं, मिस कर देते हैं बच्चों, तो समझ लीजिए आपको 5 मार्क्स का नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट कीजिए और अच्छे से लिखिए। इसका आंसर जो है ना ज़्यादा शब्दों में लिखना है, कम से कम 100 वर्ड्स जो है ना, कम से कम 100 वर्ड्स, है ना, 90 वर्ड्स, 80 वर्ड्स, ऐसे आपको इसका आंसर लिखना होगा, थोड़ा बढ़ाकर लिखना होगा, है ना, डिस्क्राइब करके। जैसे देखिए बच्चों 27 नंबर क्या है, डिस्कस अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ अकबर विथ रेफरेंस टू ऑफ मनसबदारी सिस्टम एंड जागीरदारी सिस्टम। इसमें बेसिकली बच्चों आपको क्या करना है, अकबर जो है ना उसका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का पूरा अच्छे से बताना है। इसमें बेसिकली आपको मनसबदारी और जागीरदारी सिस्टम ये क्या था इसको बताना है बच्चों। तो देखिए मनसबदारी सिस्टम क्या था, मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं, क्या लिख सकते हैं आप। मनसबदारी सिस्टम जो था बच्चों, ये अकबर ने इंस्टीट्यूट किया था, स्टार्ट किया था, कह सकते हैं ना। इस सिस्टम में ये होता था बच्चों कि अलग अलग जो ऑफिसर्स होते थे ना बच्चों, उनको रैंक दिया जाता था और उनको जो है बच्चों अपने रैंक के अकॉर्डिंग, मनसब का मतलब होता है रैंक और मनसबदार का मतलब होता है बच्चों रैंक होल्डर, है ना। तो अलग अलग जो अधिकारी होते थे, जो मनसब होते थे बच्चों, तो उनको रैंक दिया जाता था और उनको जो है ना बच्चों अपने रैंक के अकॉर्डिंग जो है ना, उनको अपना काम करना होता था। जैसे मान लीजिए जिसका जितना ज़्यादा रैंक है ना, उसको उतना ज़्यादा जो है घोड़े, हाथी, आर्मी, इन सब चीज़ों को मेंटेन करना होता था, है ना। ये होता था बच्चों मेन काम, जिसका जितना ज़्यादा रैंक उसको उतना ज़्यादा जो है आर्मी इन सब चीज़ों को मेंटेन करना, है ना। तो बेसिकली बच्चों इसका फ़ायदा ये हुआ बच्चों कि जो मनसब मतलब जो राजा होते थे, अगर मान लीजिए उसको किसी से युद्ध करना है बच्चों, है ना, तो वो तुरंत जो है अपनी सेना को तैयार कर सकते हैं, है ना, इसमें समय नहीं लगेगा और एक मजबूत आर्मी जो है उसको बना सकते हैं ना। तो इसमें देखिए यही कारण था बच्चों कि अकबर जो है ना वो काफ़ी सफल एडमिनिस्ट्रेटर रहा, है ना, उसने लगभग 50 सालों तक रूल किया ना। तो यही कारण था बच्चों, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ही स्ट्रांग था। तो मनसबदारी सिस्टम, जागीरदारी सिस्टम क्या होता है बच्चों, देखिए जो मनसबदार होते थे ना बच्चों, उनको एक लैंड दिया जाता था, ठीक है, उनको लैंड दिया जाता था और उस लैंड को बच्चों हम लोग जागीर कहते हैं, जिसमें कि जो लैंड होता था उससे जितने भी टैक्स वगैरह मिलते थे वो उसको रखना होता था, उससे अपनी जो सेना है और उन सारी चीज़ों को मेंटेन करना होता था, घोड़े हाथियों को, और कुछ पैसे जो है वो राजा को भी देना होता है। इसी को बच्चों जागीरदारी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से लिख देना। देखिए व्हाट वेयर द, अगला सवाल देखते हैं बच्चों, व्हाट वेयर द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर अंडर द दिल्ली सल्तनत। इसमें बच्चों आपको जो है ना दिल्ली सल्तनत का जो मेन एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर है वो बता देना। इसमें आप लिख सकते हैं कि जो आपके ये बुक का डायरेक्ट सवाल है, देख रहे हैं ना, ये दोनों जो है लास्ट जो टॉपिक है वहां से पूछा। इसमें सबसे पहले तो आप बता सकते हैं दिल्ली सल्तनत में जो राजा होता था वो पॉलिटिकल हेड होता था, मिलिट्री हेड होता था, सबका हेड होता था। फिर उसके बाद बच्चों आप इसमें इक्ता सिस्टम के बारे में अच्छे से लिख सकते हैं। इक्ता सिस्टम वाला जो आपको मैंने टॉपिक बताया उसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। इक्ता सिस्टम क्या था, तो ये आप इसमें अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। 28 नंबर देखते बच्चों, देखिए क्या, राइट एनी 5 डिफरेंसेस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्स में 5 अंतर बताने। तो रिन्यूएबल सोर्स जो होते हैं बच्चों क्या होते हैं, बहुत ही आसान है। रिन्यूएबल सोर्स वो होते हैं जिसको हम लोग रिन्यू कर सकते हैं, नया बना के फिर से यूज कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल को क्या होते हैं बच्चों, जिसको फिर से यूज नहीं किया जा सकता, एक बार आपने यूज किया फिर उसको हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसको रिन्यू नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं बच्चों, रिन्यूएबल सोर्स जो होते हैं ये अनलिमिटेड होते हैं, इसको जितना चाहे उतना यूज कर सकते हैं, जबकि नॉन रिन्यूएबल सोर्स जो होते हैं बच्चों ये लिमिटेड होता है ना। उसके बाद आप लिख सकते हैं बच्चों कि जो रिन्यूएबल सोर्स होता है बच्चों ये इनएग्जॉस्टेबल होता है, ठीक है, यानी कि इसको आप जितना चाहें यूज कीजिए, ये खत्म नहीं होगा। एग्जॉस्ट का मतलब होता है बच्चों खत्म होना, जबकि नॉन रिन्यूएबल सोर्स जो होते हैं बच्चों ये अगर आप यूज करेंगे, ओवर इसको एक्सप्लॉइट करेंगे, बहुत ज़्यादा यूज करेंगे तो ये एग्जॉस्टेबल होते हैं, यानी कि ये कुछ समय के बाद खत्म हो जाएंगे, है ना। उसके अलावा आप बच्चों लिख सकते हैं कि जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स होते हैं ये हमारे नेचर के लिए, है ना, इको फ्रेंडली होते हैं, ये हमारे नेचर को पॉल्यूट नहीं करता है, जबकि नॉन रिन्यूएबल सोर्स जो होते हैं बच्चों, नॉन रिन्यूएबल सोर्स जो होते हैं वो हमारे नेचर के लिए हार्मफुल होता है, वो पॉल्यूशन काउज करता है। और लास्ट में बच्चों आप कुछ एग्जांपल लिख सकते हैं, है ना, रिन्यूएबल सोर्स में जैसे आप लिख सकते हैं वाटर, है ना, रिन्यूएबल सोर्स में बच्चों आप लिख सकते हैं
इसका एग्जांपल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी है ना, ये सारा हो जाएगा। जबकि बच्चों नॉन रिन्यूएबल में हो जाएगा बच्चों आपका एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल्स वगैरह है ना, ये सब लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए बच्चों इसके और में है व्हाट इज कोड ऑफ कंडक्ट, राइट इट्स प्रोविजन। ठीक है, इसमें बच्चों क्या कह रहा है कि मोरल कोड ऑफ कंडक्ट, यह है ना कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, एमसीसी जिसको कहते हैं बच्चों। आपके बुक का ये देखिए पॉलिटिकल साइंस का डायरेक्ट सवाल है। ठीक है, आपके बुक में एक टॉपिक दिया है, वहां से ये डायरेक्ट सवाल है बच्चों। तो मोरल कोड ऑफ कंडक्ट कहिए या कोड ऑफ कंडक्ट कहिए ना, क्या है और इसका प्रोविजन क्या है। तो बच्चों मोरल कोड ऑफ कंडक्ट सिंपल सा मैं आपको सिंपल शब्दों में कहूँ, आप इसको लिख लीजिएगा एग्जाम में, अच्छे से तैयार भी कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये बेसिकली बच्चों गाइडलाइंस होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं ना। ये कौन डिसाइड करता है, जो हमारे देश का इलेक्शन कमीशन यानी कि ईसीआई होता है ना बच्चों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये बच्चों कुछ रूल्स, कुछ गाइडलाइंस को जो है वो बताते हैं ना। ये मतलब किसको फॉलो करना होता है बच्चों, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं जो कि चुनाव लड़ रहे हैं बच्चों, है ना, तो उनको जो है बच्चों चुनाव से पहले, है ना, चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान जो है इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है ना। इन रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। अगर वो नहीं करेंगे बच्चों तो फिर उसके बाद जो है उसको जो है हटा दिया जाता है, मतलब वो फिर चुनाव लड़ नहीं सकते, है ना। तो ऐसा होता है बच्चों, ये कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होते हैं जो कि हर कैंडिडेट को मानना ही पड़ता है। अच्छा, इसके प्रोविजंस में आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, प्रोविजंस में जो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, है ना, जैसे कुछ पॉइंट्स में आप लिख सकते हैं बच्चों, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, है ना, कि जो मतलब कुछ रूल्स में गाइडलाइंस जो आप बता सकते हैं ना, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये लिख सकते हैं बच्चों कि जैसे देखिए कि कोई भी मतलब गवर्नमेंट है ना बच्चों, वो जो पावर में है ना, वो अगर मान लीजिए चुनाव का डेट घोषित हो गया तो वो जो है कोई भी नया जो प्रोजेक्ट है वो डिसाइड नहीं कर सकता। ठीक है, या फिर गवर्नमेंट का जो मतलब जो देश का पैसा है बच्चों, जो गवर्नमेंट है ना, वो देश का जो पैसा है वो यूज नहीं कर सकता है चुनाव प्रचार प्रसार के लिए। या फिर बच्चों जो मंदिर है, मस्जिद है, या भी जितने भी रिलीजियस प्लेस है उसको चुनाव प्रचार के दौरान वो लोग यूज नहीं कर सकते, उसको प्रोपेगेंडा के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा वो लोग गिफ्ट वगैरह जो होता है ना, गिफ्ट वगैरह जैसे आप जानते होंगे कि वोट के बदले जो है पैसे वगैरह दिए जाते हैं, तो ये सब काम वो नहीं कर सकते, पैसे नहीं दे सकते या गिफ्ट नहीं दे सकते, है ना। तो ये आपको याद रखना है बच्चों। ठीक है, उसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं बच्चों, है ना, कि जो एक तरीके से जो है ये अगर वो वायलेट करते हैं, इन प्रोविजंस को अगर वो वायलेट करते हैं तो उनको जो है इसके बदले में पनिशमेंट भी मिलता है ना। तो ये सारा चीज़ आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए बच्चों 29 नंबर में क्या देखिए, विच मेजर ट्राइबल ग्रुप रेसिस्टेड अगेंस्ट द मुगल, एक्सप्लेन अबाउट एनी वन ट्राइबल किंगडम, है ना, हु डायरेक्टली चैलेंज्ड मुगल। देखिए बच्चों इसमें आपको जो है ना ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में बताना, जिन लोगों ने मुगलों को रोका। तो बच्चों इसमें बहुत सारे हो जाएंगे, है ना, जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे गोंड हो गए, भील हो गए, है ना, और भी कई सारे थे बच्चों। तो इसमें जो है ना ये आपके बुक का डायरेक्ट सवाल है ना, गोंड्स, भील्स, ये सारे जो है आप इसके बारे में लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, और इन लोगों ने जो है ना किस तरीके से रोका, ये सब भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दीजिएगा किस तरीके से जो है इसमें आप लोग गुरिल्ला वारफेयर का जो है वो बता सकते हैं थोड़ा सा, है ना। और इसमें बच्चों आपको कोई एक जो है ना, कोई एक ट्राइबल किंगडम के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब करना है। तो बच्चों किसी एक के बारे में आप, है ना, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना, कम से कम एक जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसे गोंड के बारे में आप पढ़ सकते हैं, है ना, या फिर अहोम्स भी अहोम्स जो थे बच्चों वो भी ट्राइबल ग्रुप्स थे, तो उसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। तो अच्छे से किसी एक के बारे में अच्छे से पढ़ के आप लिख सकते हैं बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, ये 5 मार्क्स आपको फ्री में मिल जाएगा अच्छे से। उसके बाद देखते हैं बच्चों ये क्या है, डिस्क्राइब पीपल्स लाइफ एंड देयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज बिटवीन 13th एंड 17th सेंचुरी। बेसिकली बच्चों इसमें क्या करना है, 13 से 17 सेंचुरी के बीच में जितने भी है ना लोग थे, आम लोग थे बच्चों, उनके इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में आपको बताना, डिस्क्राइब करना। तो ये बच्चों आपको जो लास्ट टॉपिक है ना, हिस्ट्री का जो सेकंड मतलब आपका जो सोशल साइंस का बच्चों सेकंड चैप्टर है, वहाँ का जो सबसे लास्ट टॉपिक है, तो उसमें आपको मिल जाएगा बच्चों इसका आंसर, है ना। उसको आप अच्छे से जरूर पढ़ के जाइएगा, वहाँ से एक सवाल जरूर बनेगा, है ना। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा बच्चों, तो वहाँ से आपको इसका आंसर अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। उसके बाद बच्चों देखिए थर्ड, ये एक क्वेश्चन जो आएगा ना बच्चों, वो आपका मैप से जरूर आएगा, ये लिख लीजिए बच्चों। ठीक है, मैप से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इसमें भी देखिए आया, इसमें भी कुल 4 मार्क्स के मैप है ना, तो आपको अच्छे से मैप का कुछ क्वेश्चन जरूर कर लेना। आपको एक मैप दिया जाएगा, उसमें ये जगह जो है इन सारी चीज़ों को लोकेट करना। जैसे देखिए बच्चों पहला है रीजन ऑफ द गोंड किंगडम। गोंड किंगडम कहाँ पर रूल करते थे, है ना, तो आपको याद रखना है जो आज का एमपी है, मध्य प्रदेश सेंटर में है ना बच्चों, तो वहाँ पर आप इसको दिखा दीजिएगा। सूरत पोर्ट कहाँ पर है बच्चों, तो गुजरात आप जानते हैं, ये कहाँ पर है, तो गुजरात में जो है वहाँ पर आप इसको दिखा सकते हैं, सूरत। पानीपत बच्चों हरियाणा में, याद रखिएगा पानीपत बच्चों कहाँ पर है, आपका जो हरियाणा है, दिल्ली के बगल में जानते होंगे हरियाणा, ठीक है, वहाँ पर आप इसको दिखा दीजिएगा। कोणार्क बच्चों कहाँ पर है, तो उड़ीसा। सन टेम्पल आप जानते होंगे, सन टेम्पल जो है कोणार्क में है ना, उड़ीसा, तो उड़ीसा जो है बच्चों आप वहाँ पर इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आपको मैप के लिए बच्चों एक तो सबसे पहला चीज़ ये याद रखना है कि जितने भी स्टेट्स हैं उसका लोकेशन आपको याद होना चाहिए, सारा जो है पता होना चाहिए, तभी आप लोकेट कर पाएंगे। मान लीजिए आपको पता है कि पानीपत जो है वो हरियाणा में है, लेकिन आपको पता ही नहीं कि हरियाणा किधर है, तो फिर आप कैसे लोकेट करेंगे। तो मैप के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है सारे राज्यों का जो लोकेशन है, सारे स्टेट्स का लोकेशन, उसको जरूर अच्छे से समझ लें, देख लें। ठीक है,
तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही ज़्यादा ये वीडियो हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप, अगर आपको कोई भी और हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे हेल्प मांग सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।